Hello students. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 8. How do organisms reproduce? यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. Before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, let us ask a basic question. Why do organisms reproduce? तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन समझने से पहले, इसको जानने से पहले एक मूलभूत प्रश्न यानी एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है मन में कि क्यों, वाई रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना. रिप्रोडक्शन इज, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. यानी सपोज एक ऑर्गेनिज्म ए है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो मर जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो तो जीता रहेगा. और रिप्रोडक्शन से कोई न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब जुड़े हुए तो है नहीं, तो फिर वो रिप्रोडक्शन क्यों करेगा. जैसे बाकी लाइफ प्रोसेस है हमारे, जैसे न्यूट्रिशन है जो हमें लेना ही लेना है अगर ज़िंदा रहना है, या रेस्पिरेशन हमें करना ही करना है, एक्सक्रीशन हमें करना ही पड़ेगा, तब तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे. लेकिन रिप्रोडक्शन के साथ ऐसा नहीं है. ऑन द अदर हैंड, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. साथ के साथ आप ये भी देख लो कि अगर कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन करने जाता है, तो रिप्रोडक्शन में उसको काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपनी. यंग वंस की जो देखभाल है, साथ के साथ यंग वंस को जो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो वो क्यों करेगा? वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव. तो ऐसे प्रोसेस पर वो अपनी एनर्जी क्यों खर्च करेगा जो उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी नहीं है. तो इसका आंसर हम आगे इस चैप्टर में पा जाएंगे, हमें मिल जाएगा. Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms before they reproduce. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. तो अब इसका आंसर पाने के लिए बस एक सिंपल सी बात सोचनी है हमको कि सपोज कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज ए है, स्पीशीज़ ए ले लेते हैं. तो स्पीशीज़ ए अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो क्या आने वाले समय में 100 साल बाद, 200 साल बाद, क्या हमें इस स्पीशीज़ ए के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे? आंसर आएगा नो. तो क्या ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी? आंसर आएगा यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी ये स्पीशीज़. ओके. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? तो एक ही स्पीशीज के अंदर हम किसे गिनेंगे, है ना. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमको दिखाई दे रहे हैं किसी एक जगह पर. तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे या ये 2 या 3 ऐसे जो हैं ये लोग एक ही स्पीशीज़ के हैं, ये दूसरी स्पीशीज़ के हैं? हाउ वी से दिस? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे पहले तो एक स्पीशीज़, सिंगल स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, दे लुक अलाइक, दे लुक सिमिलर, है ना. एक ही स्पीशीज़ के जो मेंबर होंगे दे लुक सिमिलर. सिमिलर का मतलब एक जैसे दिखाई देंगे. दे हैव सेम features, and last thing, they can reproduce.
मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना. दे कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. और वो नए इंडिविजुअल्स कैसे होने चाहिए, वो भी फर्टाइल होने चाहिए. फाइनली स्पीशीज की डेफिनेशन क्या आ गई? ऑल द मेंबर्स विच आर सिमिलर physically, internally, and which are able to reproduce and produce fertile offspring are considered member of same species. So this is the definition, okay, of the species. तो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में ये सब पाएंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, क्या वो उसे क्रिएट करते हैं? तो इसको पढ़ने से पहले हमारा जो फर्स्ट पैरा था जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन क्या एराज हुआ था कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. इतनी एनर्जी खर्च होती है जिंदा रहने के लिए भी, मतलब किसी एक स्पीशीज के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है. तो क्यों कर रहा है रिप्रोडक्शन? इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ताकि जीवन धरती पर बना रहे, लाइफ पर कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए स्पीशीज को अपना रिप्रोडक्शन करते रहना पड़ता है. तो ये अपने लिए नहीं करती, लाइफ के लिए करती है, जीवन के लिए. यानी जो स्पीशीज एक धरती पर आ गई है वो आज से हजारों लाखों सालों तक प्रेजेंट रहे, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है. तो वो आंसर आपको मिल गया होगा. अब यहाँ सेकंड पैरा पढ़ते हैं. Organisms look similar because their body designs are similar. If designs are to be similar, the blueprints of these designs should be similar. तो blueprint किसे कहते हैं? blueprint मतलब वो information जिसके हेल्प से बॉडी डिज़ाइन डेवलप होता है. तो अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं धरती पर, तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें से एक जैसे दिखाई देंगे आपको, जिनको हम स्पीशीज कहते हैं. अब इसका मतलब ये है कि जिस इंफॉर्मेशन ने उनको गाइड किया होगा बनने के लिए, वो क्या है, वो ब्लूप्रिंट है. और ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है, डीएनए. तो क्या ये ब्लूप्रिंट ही उनको उनके डिज़ाइन को गाइड कर रहा है? यस. और वो ब्लूप्रिंट भी लगभग मिलता जुलता ही होगा. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, एक से दो बन रहे हैं, तो उसका मतलब वो जो ब्लूप्रिंट है, यानी वो जो डीएनए है, वह भी कॉपी बना रहा है अपनी, और वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ फॉर्म में जा रहा है, एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में जा रहा है. तो जैसे कि सपोज ए ने रिप्रोडक्शन किया और बी और सी बनाए, तो इसका मतलब जो डीएनए था, इट हैज कॉपीड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी एंड सी. तो ए के पास जो डीएनए था उसने अपनी कॉपी बनाई और वो अब बी में और सी में चला गया, जिसकी वजह से बी और सी ए जैसे ही दिखते हैं और इन दोनों के पास वो ब्लूप्रिंट प्रेजेंट है. आगे चल के बी और सी भी रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो फर्दर वो उसको पास ऑन करेंगे अगली जनरेशन में. तो ऐसे चलता रहेगा. तो रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे कि ब्लूप्रिंट्स की कॉपी बनती रहती हैं और वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं. इन क्लास 9th वी लर्नड that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो 9th में ही हमने पढ़ लिया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स ये रहे,
तो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और वो ही डीएनए कंटेन करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और इस डीएनए में ही इंफॉर्मेशन होती है जो लाइफ को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो जो ये क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए है, ये क्या बनाएगा आगे चल के? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या करने वाले हैं? प्रोटीन्स विल डू द फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जैसे कि किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन या किसी टास्क या किसी केमिकल रिएक्शन को कराना, ये सारा काम कौन कराएंगे? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे? डीएनए से। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। तो अगर मान लो ये डीएनए चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन कैन बी सीन। तो अगर प्रोटीन चेंज हो गया तो बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। इसीलिए क्या होता है रिप्रोडक्शन में, कोशिश ये होती है कि डीएनए की कॉपी बनाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसको बहुत ज़्यादा चेंज ना करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा डीएनए तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे उससे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा चेंज करने से दिक्कत होएगी। अब सेल्स डीएनए की कॉपी कैसे करते हैं? डीएनए की कॉपी करने के लिए उनको केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ डीएनए। एंड ऐसा होने पर हम डीएनए की कितनी कॉपी बनते देखते हैं? 2 कॉपीज इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अब जो डीएनए था हमारा, सपोज ये रहा डीएनए, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो क्या होगा? जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा देन वी विल सी 2 copies of the DNA within the same cell, and they have to be separated from each other. तो उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one would not work. तो ऐसा तो काम चलेगा नहीं, है ना, कि एक कॉपी हम पुराने सेल में रख लें और एक कॉपी हम नए सेल में भेज दें, इससे काम नहीं चलेगा। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। बिकॉज जो कॉपी आप आगे भेज रहे हो दूसरे सेल में, उसको काम करने के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर भी चाहिए, क्योंकि केवल डीएनए भेजने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी होने चाहिए। देयरफॉर डीएनए कॉपीइंग इज accompanied by creation of additional cellular apparatus। तो मतलब जैसे जैसे डीएनए कॉपी होता है वैसे वैसे सेल ऑर्गेनेल्स भी कॉपी होती हैं, और डीएनए कॉपीज जब सेपरेट होती हैं तो साथ साथ में सेलुलर apparatus भी उसके साथ जाता है। इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल, और फाइनली हम देखते हैं कि एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते हैं। तो डीएनए का अकेला, सिंपली केवल डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल में जाना नहीं ठीक रहेगा। डीएनए के साथ साथ कौन जाता है? डीएनए प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल ऑर्गेनेल्स एक्स्ट्रा कहां से आई? इनकी भी कॉपी बनी और डीएनए की भी कॉपी बन गई। तो तब जाकर के हमने देखा कि एक सेल से 2 सेल बने। These 2 cells are of course similar because but they likely to be absolutely identical। अब जो ये 2 सेल बने हैं, एक सेल से 2 सेल बने हैं, दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, दोनों के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, दोनों के अंदर ये डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सपोज ये दोनों सेल्स जो हैं सिमिलर तो हैं बट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं क्या? आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? आंसर जो है डिपेंड करेगा इस बात पर कि जो कॉपीइंग मैकेनिज्म है वो कितना
एक्यूरेट है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, वो एक पर्टिकुलर पेज की 2 कॉपी बना देती है और एक्यूरेटली बना देती है। तो क्या हमारा जो सेल जो रिप्रोडक्शन मेथड है, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है? नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। हमारी लाइफ में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं, आप उसको 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते। देयरफॉर it is only to be expected that the process of copying of DNA will have some variations each time। तो उसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार भी डीएनए की कॉपी बनेगी, उसमें थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा। कैसा वेरिएशन आएगा? माइनर वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अंतर, अंतर आ जाना। तो क्या 100% कॉपी सही होगी? नो। क्या होगा? माइनर वेरिएशन आएगा। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। उसका मतलब क्या होगा? डीएनए कॉपीज सिमिलर तो होंगी, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी। ओरिजिनल की जैसी बिल्कुल एकदम 100% वैसी नहीं होंगी। Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। तो कुछ ऐसे जो वेरिएशंस हैं वो इतने ज़्यादा घातक होंगे कि उसकी वजह से, यानी इतने ज़्यादा ड्रास्टिक होंगे जिसकी वजह से जो डीएनए कॉपी है वो सेलुलर एपरेटस के साथ मिलके काम नहीं कर पाएगी। और ऐसे केस में अगर डीएनए सेलुलर एपरेटस के साथ मिलके काम नहीं कर पाएगा, तो जो नया इंडिविजुअल पैदा होगा वो उसका क्या होगा? वो मर जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome। तो जो अंतर आ रहे हैं वो हो सकता है डेंजरस हो या हो सकता है डेंजरस ना हो। अगर डेंजरस होंगे तो इंडिविजुअल का क्या होगा? वो मर जाएगा। और अगर डेंजरस नहीं होंगे तो इंडिविजुअल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन जीता रहेगा और अपनी लाइफ आगे बढ़ाता रहेगा। thus surviving cells are similar to but subtly different from each other। तो मतलब सर्वाइविंग सेल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनके अंदर अंतर होगा। और इस वेरिएशन की वजह से ही धीरे धीरे हम देखेंगे एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन का मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म या एक नई स्पीशीज का डेवलपमेंट होगा पुरानी स्पीशीज से। बिकॉज धीरे 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 जब वेरिएशन आते चले जाएंगे तो बहुत सारे सालों में, लाखों सालों में आप देखेंगे कि जो फ्यूचर ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी बदल चुके होंगे प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से, यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, जो जिनसे वो बनना स्टार्ट हुए थे। बिकॉज जब बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आता चला जाता है तो फिर काफ़ी बड़ा चेंज आ जाता है लास्ट में, लाखों सालों में बार बार जब रिप्रोडक्शन होगा। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर इवोल्यूशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्रेजेंट स्पीशीज। लास्ट पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये जो वेरिएशन आ रहा है ये क्यों आ रहा है? रीज़न था बिकॉज डीएनए कॉपीइंग इज नॉट 100% फुल प्रूफ। 100% डीएनए कॉपीइंग सही नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से क्या आ जाता है? वेरिएशन आ जाता है। तो उसको हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इस वेरिएशन से क्या फायदा है? पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स fill well defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce। तो क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ एरिया। जैसे मानव है, सपोज मनुष्य है, तो बहुत सारे मनुष्य किसी एक गांव में रहते हैं, तो उस गांव की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप बताओगे कि भाई देर आर 5000 ह्यूमन बीइंग्स इन द विलेज। अब आपने 5000 क्या बताया? आपने सिमिलर काइंड ऑफ जो स्पीशीज मेंबर्स हैं उन्हीं की तो बात कर रहे हो। तो स्पीशीज मेंबर्स कौन से हैं? सपोज ह्यूमन बीइंग्स। तो 5000 इंसान इस गांव में रहते हैं, आप ऐसे करके वहाँ की पॉपुलेशन बता दोगे। और वो इंसान कहाँ रहेंगे? उसी गांव में, क्योंकि वहाँ उनको क्या मिलता है? वहाँ उनको फूड मिलता है, वहाँ उनको शेल्टर मिलता है, और वहाँ पर उनका कोई ना कोई
फंक्शन है। हम कहीं रहते हैं, क्यों रहते हैं? बिकॉज हमको वहाँ पर फूड मिलता है, हमको शेल्टर मिलता है, और हमारा काम भी वहाँ पर चलता है, हमारा कोई ना कोई फंक्शन वहाँ पर होता है। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? निके। इनको हम निके बोलते हैं। तो पॉपुलेशन कहाँ रहती है? किसी वेल डिफाइंड प्लेस पर या निके पर रहती हैं, किसी इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम में क्या है? इकोसिस्टम में हमारे आसपास जो बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। तो किसी भी प्लेस पर कोई इकोसिस्टम है, वहां पर क्या रह रहे हैं? पॉपुलेशन रह रही है ऑर्गेनिजम्स की। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. तो जिस तरह से हमारी डीएनए की कॉपिंग होती है वो कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि माइनर वेरिएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते, और धीरे 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 हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो चलता रहता है और नए ऑर्गेनिजम्स आते रहते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस जगह पर आसानी से सरवाइव करते रहते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा माइनर, बहुत ज़्यादा तेज़ चेंज, बदलाव नहीं हो रहा है उनकी बॉडी में। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। तो किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है वो बनी रहती है, बिकॉज क्या हो रहा है? बिकॉज रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये हमने फर्स्ट पैरा में भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन की नीड में। हाउएवर निकेज कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो निके हैं वो चेंज हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। बिकॉज निके कैसे चेंज हो जाएंगे? बिकॉज अगर मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो किसी जगह आप रहते आए हो, कई सदियों से आप रह रहे हो, फ्रॉम सेंचुरीज यू आर लिविंग ऑन अ प्लेस, दैट प्लेस इज गुड फॉर यू, बट समहाउ द टेम्परेचर नाउ इज नॉट गुड, इट हैज चेंज्ड, है ना? इट कैन गो अप और इट कैन गो डाउन, या हो सकता है कि वहाँ पर पानी पहले था, अब पानी वहाँ पर कम हो गया, वाटर लेवल्स कैन वेरी, और देयर कुड बी मेटेओराइट हिट्स, या हो सकता है मेटेओराइट वहाँ धरती पर आकर के हिट कर जाए बाहर से आकर के। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर निके जो है वो एक जैसा नहीं रह सकता है। आने वाले समय में हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए, या वाटर चेंज हो जाए, या कोई दूसरा रीज़न हो जाए जिसकी वजह से आपके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। सो इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निके, एंड इफ द निके वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो अगर मान लो हमारा जो निके है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें खाना, पानी, शेल्टर, प्रोटेक्शन ये सब मिलता है, और वो जगह एकदम चेंज हो जाए ड्रास्टिकली, तो क्या हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन वहाँ से ख़त्म होने के चांसेस हो जाएंगे? आंसर आएगा यस, पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो इससे दिक्कत हो जाएगी। हाउएवर if some variations were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die, but few variants resistant to heat would survive and grow further. तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए, आपको पता है कि वेरिएशन नाम की एक चीज़ होती है डीएनए कॉपिंग के टाइम पर। थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है डीएनए टू डीएनए जब कॉपी होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो मान लीजिए ये वेरिएशन हमारी स्पीशीज़ में प्रेजेंट है, हमारी पॉपुलेशन में है, अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स प्रेजेंट है। अब हम उनको क्या बोलेंगे? वेरिएंट्स, जो जिनके पास जिनका डीएनए थोड़ा सा चेंज है। तो अगर आप वेरिएंट हैं तो आपकी फिजियोलॉजी या आपके बॉडी फंक्शंस भी उसके हिसाब से चेंज हो चुके होंगे थोड़ा सा। तो मान लीजिए एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में
एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और वो पॉन्ड जो है वो टेम्परेट वाटर्स में है। टेम्परेट वाटर्स का मतलब वो जगह है जहाँ पर टेम्परेट एनवायरनमेंट है। टेम्परेट एनवायरनमेंट का मतलब वहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो काफ़ी होते हैं, ऐसी जगह। तो इफ़ द वहाँ पर टेम्परेचर जो है काफ़ी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया तो मारे जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो वेरिएंट्स होंगे, जिनके पास जो वेरिएंट्स होंगे, जिनके पास ऐसा वेरिएशन होगा जो उनको हाई टेम्परेचर पर, सपोज टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करने की एबिलिटी रखते होंगे। अच्छा, उनके पास एबिलिटी कहाँ से आई, बिकॉज उनका जो डीएनए है वो थोड़ा सा अलग है बाकी बैक्टीरिया से, इस कारण से वो बैक्टीरिया क्या कहला रहे हैं, वेरिएंट्स। तो ऐसे वेरिएंट्स बच जाएंगे बिकॉज उनकी बॉडी सह लेगी, है ना, आसानी से हाई टेम्परेचर पे वो रह जाएंगे, लेकिन बाकी सब मारे जाएंगे। तो क्या वेरिएशन ने स्पीशीज को बचा लिया? क्या उस तालाब में बैक्टीरिया बचे? आंसर है यस। क्या सारे बच गए? नो। कौन बच गए? वेरिएंट्स। कौन से वेरिएंट्स? जिनके पास वो वेरिएशन था टेम्परेचर को सह जाने वाला। वो वेरिएशन कहां से आया? वो वेरिएशन आया बिकॉज ऑफ द चेंज इन डीएनए। डीएनए चेंज कब हुआ था? जब सेल ने रिप्रोडक्शन किया था। बिकॉज, अच्छा, तो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती इसका मतलब? नो, देयर इज सम माइनर वेरिएशन, और ये वेरिएशन हो सकता है आगे चल के किस में हेल्प कर जाए, कौन से प्रोसेस में? इवोल्यूशन में। ओके, so thank you for listening.